जब कोई गर्भावस्था पूर्ण अवधि तक पहुंच जाता है तो सामान्यतः लगभग 38.5 सप्ताह होते हैं। तो बच्चे के जन्म का समय आ जाता है। प्रसव, जिसे प्रसव क्रिया या पाचुरेशन भी कहा जाता है, आमतौर पर मां के नियमित तिथि के लगभग 1 सप्ताह के भीतर होता है। जैसे जैसे गर्भावस्था नियत तिथि की ओर बढ़ता है, मां के शरीर में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो उसे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, लगभग 37वें सप्ताह तक प्रोजेस्टेरॉन का स्तर थोड़ा कम होने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर पहले काफी अधिक था, क्योंकि इसका अधिक मात्रा में होना गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों को शिथिल करता था, जिससे ये संकुचित नहीं होते और समय से पहले बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते। इसलिए लगभग 37वें सप्ताह में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन एस्ट्रोजन का स्तर उच्च बना रहता है। और एस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरॉन के नए उच्च अनुपात के कारण गर्भाशय की मांसपेशियां अन्य हार्मोन जैसे कि ऑक्सीटोसिन, जो कि पश्च पीयूष ग्रंथि से आता है, इसके प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं, जो गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित करते हैं। वास्तव में कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम चरण में हल्के संकुचन महसूस होते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में गिरावट के कारण होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वास्तव में प्रसव में है। बच्चा अभी पूरी तरह से जन्म के लिए तैयार नहीं होता। ये संकुचन केवल प्रोजेस्टेरॉन के कम स्तर के कारण होते हैं, और इन्हें दो विशेष नामों में से किसी एक से जाना जाता है। इन्हें झूठे प्रसव संकुचन यानी कि फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शंस कह सकते हैं, या ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी कहा जा सकता है। तो चलिए मां के श्रोणि और गर्भाशय का एक अग्र दृश्य देखते हैं। ये यहाँ गर्भाशय है, इसके अंदर अपरा है। ये नारंगी संरचना पतली सी झिल्ली जैसी एमनियोटिक थैली है। अब ये भाग यहाँ, ये गर्भाशय ग्रीवा है, और सामान्यतः ये अधिक संकुचित होती है। ये हड्डी और इसके विपरीत दिशा में दूसरी हड्डी है। ये माँ के कूल्हे की हड्डियां हैं। दोनों मिलकर श्रोणि बनाती हैं। ये यहाँ माँ की जांग की हड्डी है यानी कि फीमर, और ये स्थान है जन्म नलिका यानी कि बर्थ कैनाल, या यूनि नलिका यानी कि विजाइनल कैनाल। अब माँ पूर्ण अवधि पर पहुंचती है तो भ्रूण गर्भाशय में नीचे की ओर खिसकने लगता है, क्योंकि वो भारी हो जाता है। और जब वो अंदर से गर्भाशय ग्रीवा से संपर्क करता है और उस पर दबाव डालता है, तो ये गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव और पतला होने को उत्तेजित करते हैं। वैसे अपरा एक और हार्मोन का उच्च स्तर स्रावित करने लगता है, जिसके बारे में हमने पहले बात नहीं की, जिसे रिलैक्सिन कहा जाता है। यह उन हार्मोनों में से एक है जिसका नाम उसके कार्य पर आधारित है। रिलैक्सिन दो काम करता है जो श्रोणि हड्डियों से संबंधित होते हैं। ये कुछ श्रोणि स्नायु बंधन को ढीला करता है, जिससे श्रोणि हड्डियां थोड़ी फैल जाती हैं ताकि बढ़ते गर्भाशय को सहारा मिल सके। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को ढीला करता है, जो श्रोणि के बाएं और दाएं हिस्सों से जुड़ता है। ये शिथिलता दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण होती है। एक, बढ़ते भ्रूण को समायोजित करने के लिए, और दूसरा ताकि बच्चा जन्म के समय उस श्रोणि मार्ग से आसानी से निकल सके, क्योंकि अब वो थोड़ा चौड़ा हो गया है। रिलैक्सिन वास्तव में प्रसव प्रक्रिया में और भी अधिक सहायता करता है। ये प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा को फैलाने में भी मदद करता है, जिसे हम जल्द ही देखेंगे। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि प्रसव से पहले माँ के शरीर में क्या हो रहा है, तो चलिए देखते हैं प्रसव की वास्तविक अवस्थाएं। और इनमें तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं: गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव यानी कि सर्विकल डायलेशन, शिशु का निष्कासन यानी कि एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, और खेड़ी या जेर यानी कि आफ्टरबर्थ का निष्कासन। तो कुल मिलाकर प्रसव में 7 से 20 घंटे तक का समय लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक अवस्था कितनी जल्दी आगे बढ़ती है। अब हम प्रसव में हैं, और ये माँ का एक धनुखंड यानी कि सैजिटल सेक्शन है, ताकि आप अंदर क्या हो रहा है देख सकें।
अब हम पहले चरण में हैं, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा फैलाव चरण, यानी कि सर्विकल डायलेशन स्टेज। और हम देख सकते हैं कि ये गर्भाशय ग्रीवा प्रसव प्रक्रिया में बाधा बन सकती है। और ये समझ में आता है कि सामान्य योनि प्रसव वैजिनल बर्थ के लिए गर्भाशय ग्रीवा को पूरी तरह फैलना होता है, आमतौर पर लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास में, ताकि शिशु का सिर और शरीर निकल सके। तो हमें गर्भाशय ग्रीवा को फैलाना होगा। और हम ये कैसे करेंगे? कई तरीकों से। पश्च पीयूष ग्रंथि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से उच्च स्तर पर ऑक्सीटोसिन स्रावित हो रहा होता है, जो गर्भाशय के संकुचन का कारण बनता है। ये शक्तिशाली संकुचन भ्रूण को घेरे झिल्लियों को प्रेरित करते हैं कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन नामक अन्य हार्मोन स्रावित करें, जो गर्भाशय ग्रीवा को नरम करते हैं और भी अधिक गर्भाशय संकुचन उत्पन्न करते हैं। तो जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ मजबूत गर्भाशय संकुचन हो रहे हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन की रिहाई का कारण बनते हैं, जो और भी मजबूत संकुचन पैदा करते हैं। और जब वो और अधिक मजबूत होते हैं, तो अधिक प्रोस्टाग्लैंडिन स्रावित होते हैं। ये चक्र एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पाश, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है, और संकुचन प्रसव प्रक्रिया के हिस्से के रूप में और भी अधिक मजबूत होते जाते हैं, जिसे वास्तविक प्रसव यानी कि ट्रू लेबर कहा जाता है, जैसा कि पहले झूठे प्रसव से अलग बताया गया। हम गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गर्भाशय संकुचन की चर्चा हो रही है, पर ये आपस में जुड़े हुए हैं। गर्भाशय वास्तव में एक दिलचस्प तरीके से संकुचित होता है। इसके किनारे ऊपर की ओर संकुचित होते हैं, जो गर्भाशय ग्रीवा को पतला करते हैं और इसे थोड़ा खोल देते हैं। ये संकुचन भ्रूण को गर्भाशय ग्रीवा की ओर धकेलते हैं, जो उसे और अधिक फैलाने का काम करते हैं। अंत में हार्मोन रिलैक्सिन यहाँ भूमिका निभाता है, जो गर्भाशय ग्रीवा को और फैलाता है। जैसे ही गर्भाशय ग्रीवा फैलती है, एक श्लेम का थक्का यानी कि म्यूकस प्लग, जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा को बंद रखता था, बाहर निकल जाता है और योनि से निकलता है। ये वास्तविक प्रसव से कुछ दिन पहले से लेकर प्रसव के दौरान किसी भी समय हो सकता है, और आमतौर पर ये एक संकेत होता है कि प्रसव बढ़ रहा है। इसके अलावा एक झिल्लीदार थैली होती है, जो भ्रूण को घेरे रखती है, जिसे एमनियोटिक थैली कहते हैं, और ये प्रसव के दौरान फट जाती है और अपना एमनियोटिक द्रव छोड़ती है। और यही वो बात है जिसे आमतौर पर कहा जाता है कि माँ की पानी की थैली फट गई है, और मैंने इसे यहाँ नारंगी रंग में चित्रित किया है। तो वापस गर्भाशय ग्रीवा की ओर लौटते हैं। जैसे ही ये लगभग 4 सेंटीमीटर तक फैलती है, माँ का शरीर सक्रिय प्रसव चरण यानी कि एक्टिव लेबर में प्रवेश कर जाता है, जहाँ उसके संकुचन अधिक मजबूत हो जाते हैं और अधिक पास पास होने लगते हैं। और जब गर्भाशय ग्रीवा लगभग 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है, तो अधिकतम व्यास होता है। तब माँ को धक्का देने की इच्छा होती है, और ये प्रसव की दूसरी अवस्था यानी कि शिशु निष्कासन चरण यानी एक्सपल्शन फेज की शुरुआत का संकेत होता है। शिशु निष्कासन चरण की शुरुआत तब होती है जब भ्रूण का सिर जन्म नलिका में प्रवेश करता है, और इसका अंत नवजात शिशु के जन्म के साथ होता है। इस चरण में गर्भाशय नियमित रूप से संकुचित होता रहता है, ताकि शिशु को मां के शरीर से बाहर धकेला जा सके। अब आप सोच सकते हैं कि जन्म नलिका शिशु के सिर के लिए थोड़ी संकरी हो सकती है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? वास्तव में नवजात शिशु की खोपड़ी की हड्डियां अभी आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती हैं और खोपड़ी को इस तरह संकुचित करती हैं कि शिशु जन्म नलिका से गुजर सके। जब शिशु का सिर दिखाई देने लगता है, जिसे क्राउनिंग कहते हैं, तब जन्म में सहायता कर रहे डॉक्टर शिशु को बगल में मोड़ते हैं, ताकि शेष शरीर को निकालना माँ और शिशु दोनों के लिए आसान हो। वैसे इस चित्र में शिशु क्राउनिंग से थोड़ा आगे है। जब शिशु बाहर निकल आता है, तब वो नाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड, जो शिशु की नाभि को अपरा से जोड़ती है, काट दी जाती है और शिशु को साफ किया जाता है। प्रसव का अंतिम चरण अपरा और उससे जुड़ी झिल्लियों का प्रसव होता है, जिसे सामूहिक रूप से खेड़ी या जेर यानी कि आफ्टर बर्थ कहा जाता है। जब शिशु जन्म ले लेता है, तब भी गर्भाशय संकुचित होता रहता है, जिससे अपरा गर्भाशय की दीवारों से अलग होकर योनि के माध्यम से बाहर आ जाता है, और ये शिशु के जन्म की तुलना में
आमतौर पर अधिक आसानी से हो जाता है। इसके बाद भी गर्भाशय संकुचित होता रहता है, जिससे ये अपने गर्भावस्था से पहले के आकार में लौट आता है। इस प्रक्रिया को गर्भाशय संकोचन यानी कि इन्वोल्यूशन कहा जाता है। ये प्रत्यावर्तन यानी कि इन्वोल्यूशन माँ के अन्य पेट के अंगों को भी उनके सामान्य स्थिति में लौटने में मदद करता है। मुझे ये भी उल्लेख करना चाहिए कि ज्यादातर समय शिशु का सिर पहले गर्भाशय ग्रीवा से बाहर आता है। इस स्थिति को वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहा जाता है। हालांकि 5% से कम जन्मों में शिशु का उल्टा रुख होता है, जिसमें उसका नितंब या पैर पहले बाहर आता है। इस स्थिति को ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है और ये सामान्य वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की तुलना में माँ और शिशु दोनों के लिए अधिक जोखिम भरा होता है। यदि ऐसा होता है तो चिकित्सक सामान्यतः प्रसव प्रक्रिया को सिजेरियन सेक्शन यानी कि सी सेक्शन नामक प्रसव प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाने की सलाह देते हैं। इसमें निचले पेट और गर्भाशय में चीरा लगाकर शिशु को सीधे पेट की दीवार से बाहर निकाला जाता है। सी सेक्शन सामान्य योनि प्रसव की तुलना में माँ और शिशु दोनों के लिए थोड़े अधिक जोखिम भरे होते हैं। इसलिए चिकित्सक आमतौर पर तभी सी सेक्शन की सिफारिश करते हैं जब इसके लाभ संभावित जोखिमों से अधिक हो।